हेलो बच्चा, आप सभी को राधे राधे। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली अ कैपेसिटर। इससे पहले मैं इंडक्टर पढ़ा चुका हूं, इससे पहले मैं रेजिस्टेंस पढ़ा चुका हूं, इन सब के फेजर डायग्राम पढ़ा चुका हूं। मेरे बच्चे, अगर आप आर सर्किट, एल सर्किट और सी सर्किट ये तीनों कंबाइंडली पढ़ लेते हैं तो डेफिनेटली आपको बता रहा हूं मैं कि आप लोगों की जर्नी आसान हो जाएगी एलसीआर पढ़ने की। आप बहुत बेहतर तरीके से एलसीआर टॉपिक पढ़ पाएंगे और उसके न्यूमेरिकल्स भी लगा पाएंगे। हर एक टॉपिक के साथ जितने भी न्यूमेरिकल्स बोर्ड्स पे बन रहे हैं वो सारे न्यूमेरिकल्स भी मैं आपको साथ में कराता जा रहा हूं। तो चलो यार, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका राकेश पांडे और स्वागत करता हूं अपने प्यारे से चैनल फिजिक्स बाय राकेश पांडे में। अब उसका नाम आर पे फिजिक्स कर दिया है मैंने, तो प्लीज आप सर्च कर ले आर पे फिजिक्स। मेरा बेटा ध्यान से सुनना, हमारे पास एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर, हम एसी सर्किट के साथ कैपेसिटर को कनेक्ट करें। इससे पहले मैंने इंडक्टर को कनेक्ट किया था। जब मैंने इंडक्टर को कनेक्ट किया था तो इंडक्टर भी एनर्जी को स्टोर कर रहा था इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और कैपेसिटर भी एनर्जी को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जब कैपेसिटर लगा दिया है और ये हमारा अप्लाइड ईएमएफ है, अप्लाइड ईएमएफ अक्रॉस सी, और अप्लाइड ईएमएफ का इक्वेशन है E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है ईएमएफ की फॉर ऑल्टरनेटिंग करंट। मेरा बच्चा, मैंने कहा कि हमें पता चल चुका है यार अप्लाइड ईएमएफ अक्रॉस सी, अप्लाइड ईएमएफ अक्रॉस सी, और वो भी क्या है, E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। नाउ हम सबको पता है कि C इक्वल टू क्यू बाय वी होता है। मैं आपको इसको इंट्रोड्यूस कराता भी चलता हूं साथ में, क्योंकि आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है अगर आप ये सब चीजों को जान रहे हैं। C यहां पर कैपेसिटेंस है, और पता है मैं साथ में इसके यूनिट्स भी बता दूंगा यार, न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम नहीं होगी। C Q हमारा चार्ज है, V हमारा वोल्टेज है, E ठीक है। अब इसके यूनिट जो होती है, इसकी जो यूनिट है, इसकी यूनिट कूलाम है, इसकी यूनिट वोल्ट है, इसकी यूनिट फैरेड है। जनरली माइक्रो फैरेड में मिलने वाला है आपको। अब मेरा बेटू ध्यान से सुनो, C इक्वल टू क्यू बाय वी को हम ईएमएफ भी लिख सकते हैं, हम यहां पर इसे ईएमएफ भी लिख सकते हैं क्योंकि इस सब की यूनिट भी वोल्ट भी होती है। तो Q इक्वल टू वॉट, C इंटू ई। सर एक्चुअली में हम ये इक्वेशन क्यों ले रहे हैं? क्योंकि यार अल्टीमेटली मेरा बस एक ही गोल है, मुझे ये जानना है कि अगर मैं कैपेसिटर लगा रहा हूं एसी सोर्स के साथ तो ईएमएफ के साथ करंट की क्या इक्वेशन बनने वाली है, ईएमएफ किस तरीके से वैरी करने वाला है करंट के साथ। ये मेरा मेन पर्पज है इसको देखने का। तो मेरा बेटू ध्यान से सुन यार, जब मेरे पास Q आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा, और मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा तभी तो मैं करंट के पास पहुंच पाऊंगा। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में मैंने क्या किया, इसे डिफरेंशिएट कर दिया। अब यार देखना बच्चे, मेरा Q इक्वल टू सी इंटू ई है, और Q इक्वल टू सी, ई की वैल्यू क्या है, ई नॉट साइन ओमेगा टी। मैंने वैल्यू पुट कर दी, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूं और मैं लिख देता हूं ये फ्रॉम 1, हमने इक्वेशन को ले लिया। अब जब डिफरेंशिएट कर रहा हूं dq बाई dt और सी ई नॉट बाहर हो गया, d बाई डी टी साइन ओमेगा टी। अब जब ऐसा देखने को मिल रहा है तो आपको पता है कांस्टेंट वैल्यू है, dq बाई dt जो होता है हमारे यहां पे करंट होगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज आर नोन एज ए करंट। और मेरा बेटा सी ई नॉट ऐसे साइन का डिफरेंशिएशन कॉस ओमेगा टी इंटू बी ओमेगा। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, ओमेगा टी का ओमेगा। अब मैंने क्या देखा, आई इक्वल टू सी ओमेगा ई नॉट कॉस ओमेगा टी। जस्ट फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूं कि यहां पे जो भी वैल्यूज मिलेगी, जो भी मुझे प्राप्त होगा वो हमारा पीक वैल्यू होता है। दिस इज ऑल अबाउट द आई नॉट।
इसे हम आई नॉट बोलेंगे। अब जब हम इसे आई नॉट बोलेंगे तो आई की इक्वेशन आ गई आई नॉट कॉस ओमेगा टी, और यहां पर आई नॉट की जो वैल्यू है वो आ गई ओमेगा सी ई नॉट, जिसके बारे में अभी हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। आई की इक्वेशन आई नॉट कॉस ओमेगा टी आई है हमारे पास, एंड ईएमएफ की इक्वेशन ई नॉट साइन ओमेगा टी। मैं पहले से ही आपको वीडियोस में बताता जा रहा हूं, सारी चीजें समझाता जा रहा हूं कि आप यहां पर देखोगे कि ईएमएफ की इक्वेशन आपको मिल रही है E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और आई की इक्वेशन मिल रही है आई नॉट कॉस ओमेगा टी। मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था याद करने का, एक सिंपल सा तरीका जहां पर आप इसको चीजों को आराम से याद कर सकते थे। कैसे मेरे बच्चे? मैंने कहा था ईएमएफ जो है आप इसे एज अ हस्बैंड ट्रीट कीजिए, और यहां पर जो आई है करंट वो एज अ वाइफ ट्रीट कीजिए, और जो सी है एज अ सन ट्रीट कीजिए। तो भाई साहब हस्बैंड ने अपनी वाइफ से पूछा, क्या पूछा पता है? डार्लिंग, कैपेसिटर यानी सी के पैदा होने से हमारे रिलेशन पर, शिप पर क्या फर्क पड़ा? क्या फर्क पड़ा? तो पता है वाइफ का आंसर यानी करंट का क्या आंसर था? बाबू मेरा फंक्शन चेंज हो गया, मेरा फंक्शन चेंज हो गया, फंक्शन चेंज हो गया। व्हाट डू यू मीन बाय द फंक्शन चेंज? व्हाट डू यू मीन बाय द फंक्शन चेंज? फंक्शन चेंज का क्या मतलब है? फंक्शन चेंज का मतलब है, यहां आप देख रहे हो ये साइन फंक्शन है और यहां पर ये कॉस फंक्शन है, यानी यहां पर ईएमएफ तो साइन फंक्शन बना और करंट मेरा कॉस फंक्शन बन गया मेरे बच्चे। जब यहां पर ये कॉस फंक्शन बन गया तो आप देखो यार, इसका डायग्राम बना के देखते हैं। थोड़ा सा डायग्राम देखिए, आपको डायग्राम से और बेटर क्वालिटी समझ में आएगी। ये कलर नहीं लेते हैं ये मेरे बच्चे, और मेरे पास देखिएगा ध्यान से यार, ईएमएफ का ग्राफ बनाना है पहले मुझे, और मैंने ईएमएफ का ग्राफ बना दिया क्योंकि ईएमएफ है साइन फंक्शन, और ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि साइन फंक्शन का ग्राफ ऐसा बनता है। ये साइन फंक्शन ग्राफ है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्लस का साइन फंक्शन ग्राफ बनाएंगे तो प्लस का साइन फंक्शन ग्राफ फ्रॉम जीरो टू स्टार्ट करेंगे, और वहीं पे प्लस का कॉस फंक्शन ग्राफ बनाएंगे अगर आप, तो प्लस का कॉस फंक्शन ग्राफ अप से स्टार्ट करेंगे। अब हमने ये ईएमएफ का ग्राफ बना दिया। अब जब हमने ईएमएफ का ग्राफ बना ही दिया है तो आप ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिए, ये हमारा ईएमएफ है, ये हमारा ईएमएफ है, और ये ईएमएफ को इंडिकेट कर रहा है ई नॉट, ये ईएमएफ को इंडिकेट कर रहा है। मैंने आपको फेजर डायग्राम में, जब आप पहले से ही वीडियोस देखते हुए आ रहे हैं, यानी अगर आप पहले आर सर्किट देख चुके होंगे, सी सर्किट देख चुके होंगे, एल सर्किट देख चुके होंगे, तो आपको ये डायग्राम समझ में आ रहा होगा। मैंने यहां एक सुंदर सी आंख बनाई थी। ये आंख पता क्या कहते हैं? एंगल देखो, ये कहती है एंगल देखो, ये कहती है एंगल देखो यार, चलो। और ये सुंदर सी आंखें क्या कहती है? रिलेशन देखो, यहां से रिलेशन दिखेगा। मीन्स व्हाट? ये शॉर्टकट तरीके हैं, अपने तरीके से आप याद कर सकते हैं। अभी देखिए ना, ईएमएफ का ग्राफ ऐसे है, और ईएमएफ का एंगल क्या बना है? ईएमएफ का एंगल ओमेगा टी बन रहा है। लो, इस आंख ने बता दिया कि ईएमएफ का एंगल ओमेगा टी है। मैंने बना दिया ईएमएफ का एंगल ओमेगा टी। अब मुझे पता है कि आई फंक्शन कॉस है, और कॉस फंक्शन है, और वो भी पॉजिटिव कॉस फंक्शन है,
तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन एक बात याद रखिएगा, आप एक बात याद रखिएगा, पॉजिटिव कॉस फंक्शन है तो हमारा ग्राफ पॉजिटिव से स्टार्ट होगा। अब हमारा ग्राफ पॉजिटिव से स्टार्ट होगा, इसका एक कलर ले लेते हैं, येलो ले लें, चलो ये वाला कलर ले लेते हैं। एक काम और कर लेते हैं इससे पहले, ये हमारे थोड़े एम्पलीट्यूड्स बना लेते हैं। ये एम्पलीट्यूड बन गया हमारा। अब यहां पर ध्यान देंगे अगर आप, तो अब ग्राफ देखते हैं, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ेगा। अब आप थोड़ा सा ग्राफ को ऑब्जर्व कर लो, यहीं पे इसी जगह पे आप देख रहे हो यहां पर कौन है, ईएमएफ की, मतलब यहां पर ईएमएफ की वैल्यू 0 है, बट करंट कितना है, मैक्स है। यहां पे ईएमएफ 0 है तो करंट कितना है, मैक्स है। और यहां पे इस जगह पे ईएमएफ मैक्सिमम है तो वहां करंट कितना है, 0 है। और अगर आप यहां देखो, इस जगह पे देखो, इस जगह पे देखो, इस जगह पे ईएमएफ 0 है तो वहां पे करंट क्या है, मैक्सिमम है। तो आप एक चीज देख रहे हो कि जहां ईएमएफ मैक्स है वहां आई 0 है, और जहां आई मैक्स है वहां ई 0 है। आप ये चीज देख पा रहे हो? तो चलो यार, ये तो हमारा फेज डायग्राम बना, ये हमारा ग्राफ बन गया किसका, सी सर्किट का। ये हमारा क्या है, ये हमारा आई नॉट इंडिकेट कर रहा है। बट ये तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, मुझे फेजर डायग्राम दिख रहा है। फेजर डायग्राम मींस व्हाट, कि मुझे दोनों के बीच का फेज एंगल देखना है कि ईएमएफ और करंट का फेज एंगल कितना है। और ईएमएफ और करंट का फेज एंगल अगर मुझे बनाना है, मुझे देखना है कि ईएमएफ और करंट के बीच में फेज एंगल कितना है, तो मुझे पहले से साइन फंक्शन बनाना पड़ेगा। यार जब आप एक दूसरे को कंपैरिजन करना चाहते हो तो कंपैरिजन करने के लिए दोनों को एक दूसरे के इक्वल वैल्यूज पे लेकर आना पड़ेगा, तभी तो आप कंपेयर कर पाओगे कि ईएमएफ और करंट दोनों के बीच में फेज डिफरेंस क्या है। आपको दोनों को सेम फंक्शन बनाना पड़ेगा, यानी अगर पहला साइन फंक्शन है तो दूसरा भी साइन फंक्शन होना चाहिए, तभी आप जाकर एक दूसरे के ग्राफ को समझ पाएंगे। तो आप देखिएगा यहां पे क्या है, ये मेरा बेटा I इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी है मेरा बेटा, I इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी। बोल मेरे बच्चे, यहां तक समझ में आया? अब यार मेरे को इसे साइन फंक्शन बनाना है भाई, साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी। अगर मैं इसे लिख दूं I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, तो कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप देखो ना, कंपेयर करो जरा यार, ये साइन फंक्शन, ये भी साइन फंक्शन, यहां पे भी ओमेगा टी, यहां पे भी ओमेगा टी, पर डिफरेंस कितना आ रहा है, पाई बाई 2 का डिफरेंस आ रहा है। डिफरेंस पाई बाई 2 का आ रहा है। अगर डिफरेंस पाई बाई 2 का आ रहा है और ये हमारा ईएमएफ है, तो करंट जो होगा वो पाई बाई 2 होगा। अब आपको ये बताना है कि वो इस वाले कोऑर्डिनेट में होगा या इस वाले कोऑर्डिनेट में होगा। अब आप देखोगे यहां पर करंट लीड कर रहा है, करंट आगे की तरफ चल रहा है, ईएमएफ पीछे की तरफ जा रहा है। ये देखिए ना, यहां पे जब 0 है तो ये मैक्सिमम है। अब इस पॉइंट पर क्या होगा, ध्यान से समझना, इस पॉइंट पर क्या होगा कि ये हमारा पाई बाई 2 है। अब इस जगह पर क्या देखने को मिलेगा कि पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी होगा, पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी होगा। देखो ना, अब आप मेरी बात सुनो, आप यहां से देखो, इस वाले साइड से देखो, क्योंकि मैं एक्स एक्सिस से एंगल चेक करता हूं। अब जब मैं एक्स एक्सिस से एंगल चेक कर रहा हूं तो मुझे करंट का एंगल क्या दिख रहा है, करंट का एंगल ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 दिख रहा है। और अगर मैं इसी लाइन से ईएमएफ का ग्राफ देख रहा हूं तो क्या दिख रहा है मुझे, ओमेगा टी दिख रहा है। देखो इसका एंगल ओमेगा टी है। अब मैं इधर से देख रहा हूं तो मुझे करंट पहले दिख रहा है और ईएमएफ बाद में दिख रहा है। तो मैं ये कह सकता हूं करंट अहेड ऑफ ईएमएफ बाय पाई बाई 2। करंट जो है अहेड है किससे, ईएमएफ से, वो भी कितना, पाई बाई 2 अहेड है।
अब आप देख रहे हैं कि यहां पे करंट की वैल्यूज आ गई मेरे बच्चे, यहां पे करंट का फंक्शन आ गया। आप अगर ऐसा लिखा हो कि ईएमएफ लेग बिहाइंड बाय पाई बाय 2, ईएमएफ लेग बिहाइंड बाय करंट बाय पाई बाय 2, तो भी चलेगा कि भाई साहब करंट अहेड है, तो आप लिख सकते हैं और करके ईएमएफ लैग बिहाइंड बाय करंट बाय पाई बाय 2, पाई बाय 2 से। बोलो हाँ या ना, समझ में आया नहीं आया मेरे बच्चे? यार बेसिक ना कैपेसिटर का जो मेन फंक्शन है वो यही बताता है यार कि किस तरीके से ईएमएफ और करंट, यहां पर ये पता चल रहा है कि करंट फॉरवर्ड जा रहा है और ईएमएफ बैक जा रहा है, यानी लैग बिहाइंड कर रहा है पाई बाय 2। यानी आप देख सकते हो कि दोनों के अगर ये ऐसे एक ऐसे चल रहा है तो दूसरे को ऐसा चलना पड़ेगा 90 डिग्री पे। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है। होप सो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब अगले पॉइंट पर आता हूं मैं। जब मैंने ये सारी चीजें बना ली तो उसके बाद आप देख रहे थे कि यार आई नॉट एक चीज आई थी। अब आई नॉट क्या था? आई नॉट था ओमेगा सी ई नॉट, ओमेगा सी ई नॉट। बोलो हाँ या ना? यहां पर आई नॉट की वैल्यू ओमेगा सी ई नॉट आई थी। यार देखो ना मेरे बच्चे, ये देखो ये देखो, मैंने यहां आई नॉट कंसीडर किया था। अब जब आई नॉट कंसीडर कर लिया था तो आप यहां पे देखिएगा क्या होगा। आई नॉट इक्वल टू ई नॉट बाय 1 बाय ओमेगा सी लिख सकता हूं। यार मेरा बेटू देखना, यार इसको ऊपर लेके जाएगा तो दोबारा वही फंक्शन ऊपर वाला आ जाएगा। अब आपको पता है कि ये जो वैल्यूज होती है, दिस इज अ एक्सी, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है एक्सी। इसे कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। दिस इज अ कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है। और चल मेरे भाई, यार जब देखो रिएक्टेंस क्या है, मतलब फैमिली ऑफ रेजिस्टेंस है यार। जब कैपेसिटर में अप्लाई करूंगा एसी सर्किट के साथ तो वहां पे रेजिस्टेंस पैदा होगा, और वो जो रेजिस्टेंस पैदा होगा वो एक्सी होगा। जब मैं इंडक्टर लगाऊंगा, एल सर्किट लगाऊंगा, तो वहां एक्सएल पैदा होगा, वो भी एक तरीके का रेजिस्टेंस है। यार इनकी यूनिट पता क्या होती है? इनकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है ओम, इसकी यूनिट होती है ओम। बोलो हाँ या ना मेरे बच्चा? चल मेरे भाई, तो आप यहां देख रहे हैं एक्सी की वैल्यू 1 बाई ओमेगा सी आ गई। एक्सी हमारा 1 बाई ओमेगा सी आ गया। जब एक्सी हमारा 1 बाई ओमेगा सी आ गया तो आप ध्यान से सुनो क्या हुआ। एक्सी इक्वल टू 1 बाय 2 पाई एफ सी। यहां पर मैं इसे 2 पाई एफ सी लिख सकता हूं। एक्सी इक्वल टू 2 पाई एफ सी। अब देखना मेरा बेटू क्या हुआ, यहां पर एक्सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है। अच्छा चल एक चीज देख ध्यान से, जब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेगा एक्सी का फ्रीक्वेंसी के साथ, तो ये इनवर्सली रिलेशन है। अगर मैं एसी की बात करूं, फॉर एसी, अगर मैं एसी की बात करूं तो एसी सर्किट में आप देखोगे कि फ्रीक्वेंसी अगर मैंने बढ़ा दी तो एक्सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो तो एक्सी की वैल्यू कम हो जाएगी। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ने से एक्सी की वैल्यू कम हो रही है, चल अगर तुम यहां देखो फॉर डीसी फ्रीक्वेंसी तो 0 होता है, और अगर 0 होता है तो एक्सी की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। यार 1 बाई 0, अगर आप 1 को 0 से डिवाइड करोगे तो इनफाइनाइट आएगी। इनफाइनाइट वैल्यू यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है वो इनफाइनाइट होना है मेरे बच्चे। अब वो इनफाइनाइट हो जाएगा तो क्या होगा? देन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिख रहा हूं, हेंस बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, कैपेसिटर अलाउ एसी बट अपोज या ब्लॉक डीसी। डीसी को ब्लॉक कर देता है, वो डीसी को फ्लो नहीं होने देता। एक क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में कि व्हाई
कैपेसिटर अलाउ एसी एंड ब्लॉक डीसी। क्यों? क्योंकि यहां इसके पीछे रीजन है, क्योंकि यहां पर क्या होता है, यहां पर डीसी के केस में फ्रीक्वेंसी जीरो होती है। फ्रीक्वेंसी जीरो होने की वजह से यहां पे कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो होता है वो इनफाइनाइट हो जाता है, अपोजिशन इनफाइनाइट लेवल पे आ जाता है, जिससे कि वो ब्लॉक कर देता है। अब आपको ना न्यूमेरिकल्स में बहुत हेल्प मिलने वाली है। एक चीज को ध्यान देना, आपने देखा यार एक्सी यार 1/ω_c है, आप एक्सी को 1/2πfc लिख सकते हैं। अब अगर आपको थोड़ी यूनिट्स पता चल जाए तो आपको बहुत हेल्प मिल जाती है यार। सॉरी, इसकी यूनिट फैरेड होने वाली है, इसकी हर्ट्ज होने वाली है, पर साइकिल होने वाली है, और एक्सी तो आपको पता है ओम होने वाली है। अगर आप यहां पर IRMS की वैल्यू निकालने को आ जाए, आपके पास IRMS निकालने को आए, तो आपको पता है ERMS अपॉन में XC लिखना है। अगर I0 निकालने के लिए आ जाए तो E0/XC लिखना है। होप सो क्लियर है यहां तक। तो लेट्स डू न्यूमेरिकल्स। आ जाओ न्यूमेरिकल्स पे चलते हैं। और थोड़ा ना मैं कहूंगा यार न्यूमेरिकल से पहले यार एक बार स्क्रीनशॉट ले लो तुम लोग। स्क्रीनशॉट ले लिया? चलो आप लोग क्वेश्चन करते हैं। एक 15 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है जो कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज सोर्स है। मेरा बच्चा गिवन पॉइंट्स लिख लो। गिवन पॉइंट्स लिखो, देखो क्या क्या गिवन है। सॉल्यूशन में आते हैं और हमारे पास गिवन पॉइंट देखो। हमारे पास कैपेसिटर्स गिवन है 15 माइक्रोफैरेड का, यानी 15 माइक्रोफैरेड मतलब 15 इंटू 10 की पावर -6 फैरेड गिवन है। इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट, यानी ERMS गिवन है मेरे बेटा। ERMS क्या हुआ? 220 वोल्ट मुझे गिवन है, और फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है? 50 हर्ट्ज गिवन है। 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज गिवन है। अब कहता है फाइंड द कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड करंट। सीधी सी बात है। अच्छा एक चीज बता रहा हूं यार, कि जब भी न्यूमेरिकल में ना मतलब 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, यानी जो भी आपके अप्लायंसेस है, चाहे पंखा, कूलर, टीवी, फ्रिज, जितनी भी चीजें हैं, वो सब RMS वैल्यूज में कनेक्ट होते हैं फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। तो आपकी RMS वैल्यूज गिवन है। जब RMS वैल्यू गिवन है, जब तक उस पर मैक्सिमम और पीक ना लिखा हो तो आप I0 नहीं लिख सकते। तो सुनो, आपको XC फाइंड आउट करना है। दैट विल बी द 1/ω_c 1/2πfc। अब यहां देखो, वैल्यू पुट करो, 2 इंटू 3.14 इंटू 50 इंटू 15 इंटू 10 की पावर -6, ये वैल्यू डाल दी। अब यहां पर XC की वैल्यू देखो ना, इसको ऊपर लेके गया तो 10 की पावर +6 ऊपर हो गया। ये दोनों को जब मल्टीप्लाई करूंगा तो 100 हो जाएगा, और 100 को 3.14 से करूंगा तो 314 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब हमारे पास 1/314 इंटू 15 4710 होना चाहिए। देख लेते हैं एक बार, फटाफट कैलकुलेट करते हैं ताकि जल्दी आंसर आ जाएगा। 314 इंटू 15, यस 4710 इंटू 10 की पावर 6। अब मेरा बेटा जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो 212 के करीब आंसर आना चाहिए। 4710 तो आया आपका 0.00217 इंटू 10 की पावर 6। अब ये देखो एक बार ध्यान से, मैंने 314 इंटू 15 47, यह गलत दिखा ना, 4710, एक जीरो कम आ रहा है ना, वही कह रहा हूँ मैं। चलो 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 चलो, गड़बड़ ज़्यादा भी, ये एक ज़ीरो कम लिखा था मैंने मेरे बच्चे, ये ज़ीरो और आएगा, एक ज़ीरो और ले ले, 3 0, बट ये होगा। तो अब यहाँ पे देख क्या आएगा, 212 ही आएगा, देखना। अब ये देख 1 2 3 4 5 6, मैं डेसिमल को यहाँ ले आता हूँ, तो अब तेरे पास आंसर आया मेरे बच्चे 212.7 क्या ओम। तो XC की वैल्यू आ गई 212, लिख दे यार,
212 ओम, 212 213 ओम लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, आप छोड़ सकते हो इस पर। अब यहां पे देखो एक्सी आ गया, अब आरएमएस पूछ रहा है, अब आई आरएमएस निकालोगे तो दैट विल बी द ई आरएमएस अपॉन में एक्सी। अब ई आरएमएस कितना जरा बता, 220 वोल्ट अपॉन में एक्सी कितना है 212। भाई साहब देखो यार लगभग लगभग क्लोज है ना, डिवाइड करने की जरूरत भी नहीं है, 1.0 समथिंग आएगा, 1.04 समथिंग एम्पियर। आप चेक कर लेना, मैं अभी कैलकुलेट नहीं कर रहा, 1.0 के समथिंग आना चाहिए। अब आपसे पूछता है पीक वैल्यू बताओ, यानी आई नॉट पूछ रहा है। आई नॉट क्या है, आरएमएस वैल्यू में √2 को मल्टीप्लाई कर दो, यानी 1.04 इंटू 1.414। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट दैट आंसर, 1.04 मल्टीप्लाई 1.414, 1.47 एम्पियर, ये हमारा आई नॉट आ गया। अच्छा इसका अगला पार्ट भी क्वेश्चन में गिवन है, वो देखो क्या है, इफ द फ्रीक्वेंसी इज डबल, अगर फ्रीक्वेंसी को डबल कर दो, अरे यार फ्रीक्वेंसी अगर डबल करोगे तो सीधी सी बात है एक्सी की वैल्यू हाफ हो जाएगी, जो भी तुम्हारा एक्सी आया है वो हाफ हो जाएगा, जो भी तुम्हारा एक्सी आया है अगर फ्रीक्वेंसी डबल हो गई, ये ले लो, तो फ्रीक्वेंसी हाफ हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी हाफ हो जाएगी, करंट डबल हो जाएगा। चलो इसका आंसर आप मुझे खुद बताओगे, ये होमवर्क दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, चलो सॉल्व करो। होप सो कर लिया होगा तुम लोगों ने। अब आगे देखो अगली स्लाइड्स पे, कैलकुलेट द कैपेसिटिव रिएक्शन, एक्सी निकालना है भाई, फिर सी गिवन है 5 माइक्रोफेड, एक बार फ्रीक्वेंसी आपको 50 हर्ट्ज, यार एक्सी इज व्हाट 1/2 पाई एफ सी। भाई साहब ये खुद करोगे, ये क्वेश्चन एफ भी गिवन है, सी भी गिवन है, ये होमवर्क है, और आप लिखोगे क्वेश्चन नंबर 2 आंसर, क्वेश्चन नंबर 2.1, 2.1 का आंसर लिखोगे, फिर 2.2 का, ये होमवर्क है। प्लीज यार ये करना है यार। देखो जहां पे मुझे लगेगा कि नहीं मुझे बताना चाहिए, वहां पे मैं आपकी हेल्प कर देता हूं, थोड़ा सा क्वेश्चन खुद करो। 1 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर जॉइंट 220 वोल्ट्स। अब 1 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है, चलो सॉल्यूशन में देखते हैं। हमारे पास 1 माइक्रोफैरेड है, माइक्रोफैरेड यानी 10 की पावर -6 फैरेड गिवन है, ज्वाइनिंग ERMS गिवन है कितना 200 वोल्ट, और फ्रीक्वेंसी गिवन है 50 हर्ट्ज। कैलकुलेट द आरएमएस करंट, यानी IRMS फाइंड आउट करना है, दैट विल बी द ERMS अपॉन में एक्सी, और एक्सी कैसे निकालोगे, ERMS अपॉन में 1/ωc यानी 2πfc, ERMS इंटू उल्टा ऊपर कर दो 2 इंटू 3.14, फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है 50, इंटू सी की वैल्यू कितनी गिवन है 10 की पावर -6। यार ERMS 200 वोल्ट है, सबको मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ जाएगा। कुछ है क्या क्वेश्चन में यार, यार मजाक है यार। ERMS की वैल्यू 200 इंटू, जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 100 होगा, 314 इंटू 10 की पावर -6। अब ये देखो 826 6 to 8 इंटू 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर -6। अब ये बन गया 6 to 8 इंटू 10 की पावर -4 एम्पियर। तो आपका आंसर आया, ऐसे कर लो 6.2 इंटू 10 की पावर -2 एम्पियर इज द IRMS। या ज्यादा करना है तो 0.वही कर लो 0.06 एम्पियर आपका IRMS है। ठीक है, चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। चलो बेटा क्वेश्चन करते हैं। अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैरेड इज कनेक्टेड टू एन ऑसिलेटर गिवन एन आउटपुट इक्वल टू 10 वोल्ट। चलो इसका सॉल्यूशन बताता हूं, एक मैं कराता हूं आपको। देखो 4-5 वैल्यूज गिवन है, सॉल्यूशन बनाते हैं। हमें यार कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैरेड गिवन है, यानी
10 इंटू 10 की पावर -6 मतलब 10 की पावर -5 फैरेड। आउटपुट यार ये वाली जो वैल्यू होती है E0 है यार, E0 देखो 10 वोल्ट गिवन है मेरे बच्चे, पीक करंट I0 पूछ रहा है और आपको ओमेगा, फर्स्ट ओमेगा दे रखा है 10 पर सेकेंड फर्स्ट। तो एक बात हो यार, आपको पता है I0 के वैल्यू होते हैं E0 अपॉन 1/ओमेगा C। अब आपको पता है I0 इक्वल टू E0 ओमेगा C। E0 कितना है 10, ओमेगा कितना है 10, C कितना है 10 की पावर -5। तो कितना आ गया 10 की पावर -3 एम्पियर। ये आ गया आपकी I0 की वैल्यू। चलो इसी तरीके से आप मुझे इसका आंसर बताओ, 100 का क्या होगा, 500 का क्या होगा। और इस तरीके से मैंने आपको आज सी सर्किट कंप्लीट करा दिया। अब नेक्स्ट वाली वीडियो में LCR कराऊंगा, RL भी करा दूंगा और RC करा दूंगा, एक साथ आराम से सॉल्व हो जाएंगे। होप सो समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को राधे राधे।